जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान से लाखों अफगान नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश, समय सीमा खत्म, गिरफ्तारी का डर। ईरान इजरायल युद्ध के बाद और बिगड़ गया मामला। जानेंगे क्या है पूरी खबर। अगली खबर में आपको बताएंगे, ट्रंप ने खुद माना उनके बस में नहीं पुतिन को रोकना। रूस ने बढ़ाया अपना सैन्य उत्पादन, नाटो तक मचा हड़कंप। इसी के साथ आपको बताएंगे, चीन पर राफेल के खिलाफ झूठा कैंपेन चलाने का आरोप, फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी का दावा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एआई फुटेज किया इस्तेमाल। दोस्तों, सभी खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, ईरान सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा खत्म होने के साथ लाखों अफगान प्रवासियों और शरणार्थियों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यह आदेश ऐसे वक्त पर लागू किया गया है जब ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन की जंग के बाद देश में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। अमेरिका ने भी इस संघर्ष में हिस्सा लेते हुए ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्रों पर हवाई हमले किए थे। अल जजीरा के मुताबिक ईरान में करीब 40 लाख अफगान शरणार्थी और प्रवासी रहते हैं, जिनमें से कई दशकों से वहीं रह रहे हैं। लेकिन मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की जबरन वापसी अफगानिस्तान को और अस्थिर कर सकती है, जो पहले से ही दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। साल 2023 में ईरान ने अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को देश से निकालने का अभियान शुरू किया था। मार्च में ईरान सरकार ने कहा कि जिन अफगानों के पास कानूनी रहने की अनुमति नहीं है, वो 6 जुलाई तक खुद ही देश छोड़ दें, वरना उन्हें निकाल दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 7 लाख से ज्यादा अफगान देश छोड़ चुके हैं और सिर्फ जून में ही 2,30,000 अफगानों ने ईरान से वापसी की। अनुमान है कि हर दिन औसतन 30,000 अफगानों को सीमा पार भेजा गया, जबकि पहले ये संख्या 2,000 के आसपास थी। तेहरान में रहने वाली रेस्टोरेंट मालिक बतौल अकबरी ने अल जजीरा से कहा, यह देखकर दिल टूट रहा है कि लोगों को उस जगह से निकाला जा रहा है जिसे उन्होंने हमेशा अपना घर माना है। उन्होंने कहा कि ईरान में रह रहे अफगानों को एंटी अफगान माहौल का सामना करना पड़ रहा है। ईरान में पैदा होने से हमें 2 घरों का एहसास होता है। हमारे माता पिता अफगानिस्तान से हैं, लेकिन हम तो यही के हैं। मोहम्मद नसीम मजाहिरी, जो एक छात्र है, उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार देश छोड़ने को मजबूर हुआ। इन निकासी कार्रवाइयों ने हमारे पूरे परिवारों को अलग कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के अफगानिस्तान प्रतिनिधि अराफात जमाल ने बताया कि सीमाओं पर बसों में भर भर कर अफगान वापस आ रहे हैं। कभी कभी एक साथ 5 बसें आती है, जिनमें परिवार होते हैं। वो थके हुए, भूखे और घबराए हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि यह ट्रेंड युद्ध के दौरान और तेज हुआ, लेकिन ये पिछले कुछ समय से जारी है। कुछ लोग खुद लौटे हैं, लेकिन बहुतों को जबरन निकाला गया। ईरानी सरकार के प्रवक्ता फातिमा मोहजिरानी ने कहा, हमने हमेशा कोशिश की कि हम अच्छे मेजबान बने, लेकिन हमारी पहली जिम्मेदारी देश की सुरक्षा है। इसलिए जो लोग यहाँ गैर कानूनी हैं, उन्हें वापस जाना ही होगा। तेहरान से रिपोर्टिंग करते हुए अल जजीरा के रसूल सरदार ने बताया कि ईरान में अफगानों को आर्थिक संकट, बेरोजगारी और सामाजिक समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान इजरायल जंग के बाद फैली राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया अभियानों ने ये हालात और खराब किए हैं। अफगानों पर यहां तक आरोप लगे हैं कि वो इजरायल के लिए जासूसी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद और चुनाव के दौरान जोर देते रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को वो रुका सकते हैं। कुर्सी संभाले हुए महीनों बीतने के बाद अब ट्रंप इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम इतना आसान नहीं है। ट्रंप ने 5 जुलाई को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने में रुचि नहीं रखते हैं। ट्रंप ने दोहराया कि वो दोनों नेताओं के बीच 3 जुलाई को हुई फोन कॉल से बहुत नाखुश है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, तो ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ऐसा होने वाला है या नहीं। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या युद्ध समाप्त करना उनकी प्राथमिकता है, तो उन्होंने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, मैं ऐसा होते देखना चाहूंगा।
इस बीच रूस यूक्रेन पर अपना हमला तेज कर रहा है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने कहा, रूस इतनी तेजी से अपनी सेना को फिर से तैयार कर रहा है जितनी स्पीड पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने बताया कि अब रूस 3 महीने में उतना गोला बारूद बना रहा है जितना पूरा नाटो 1 साल में बनाता है। वहीं ट्रंप ने मीडिया से कहा कि पुतिन लोगों को खत्म करना जारी रखना चाहते हैं। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका यूक्रेन में पैट्रियट्स भेज सकता है। रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी पहले से ही रूस के लिए एयर डिफेंस खरीदने पर बातचीत कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से लोगों को खत्म करना चाहते हैं। ये अच्छा नहीं है। दरअसल इससे पहले रूसी सरकार ने कहा था ट्रंप और पुतिन के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई, जिस दौरान पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से साफ कहा कि वो यूक्रेन में अपना मकसद पूरा करके रहेंगे। वहीं रूस के अपने हमलों में दिन प्रतिदिन तेजी आ रही है और वो अपने कब्जे को यूक्रेन में एडवांस कर रहा है। निगरानी समूह का कहना है कि रूस ने निप्रोपेट्रोवस्क ओब्लास्ट सीमा के पास 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिक इस क्षेत्र में अपने हमले बढ़ा रहे हैं और निप्रोपेट्रोवस्क ओब्लास्ट में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां 2022 के बाद से कोई महत्वपूर्ण रूसी घुसपैठ नहीं देखी गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फ्रांसीसी मिलिट्री और सीक्रेट अधिकारियों ने रविवार को दावा किया कि मई में भारत और पाकिस्तान संघर्ष में राफेल की क्षमता पर सवाल खड़ा करने के लिए चीन ने अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया था। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेशी दूतावासों में मिलिट्री डिप्लोमेट्स यानी डिफेंस अताशे ने राफेल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन के दूतावासों ने उन देशों को प्रभावित करने की कोशिश की जिन्होंने पहले से राफेल खरीदे हैं, जिसमें इंडोनेशिया जैसे देश शामिल है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को अफवाह करार देते हुए खारिज कर दिया। चीन ने कहा कि हम मिलिट्री एक्सपोर्ट में जिम्मेदार रवैया अपनाते हैं। दरअसल मई में भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चले संघर्ष में दोनों देशों के कई विमानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारत ने फ्रांस निर्मित राफेल फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया था। फ्रांस का दावा है कि पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन ने राफेल की इमेज खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, हेरफेर की गई फुटेज, AI जनरेटेड कंटेंट और वीडियो गेम के फुटेज का इस्तेमाल किया था। फ्रांस के रिसर्चर ने पाया कि लड़ाई के दौरान 1000 से ज्यादा नए सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए जो चीनी टेक्निक को बेहतर बताने का दावा कर रहे थे। हालांकि फ्रांस ने इस ऑनलाइन कैंपेन को सीधे चीनी सरकार से जोड़ने का सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया यूजर्स ने संघर्ष के दौरान महीनों पुराने फुटेज शेयर कर राफेल गिराने का दावा किया था। दरअसल भारत के साथ संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसकी वायुसेना ने लड़ाई के दौरान 5 भारतीय विमानों को मार गिराया, जिसमें 3 राफेल भी शामिल थे। फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि इससे राफेल की कैपेसिटी पर सवाल उठने लगे थे। बाद में भारत ने विमान के नुकसान की बात स्वीकार की थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि कितने फाइटर प्लेन का नुकसान हुआ। इसके बाद फ्रांसीसी एयरफोर्स जनरल जेरोम बेलांगर ने कहा था कि उन्होंने सिर्फ 3 भारतीय विमानों को नुकसान पहुंचने के सबूत देखे हैं। इसमें एक राफेल, एक रूसी निर्मित सुखोई और एक मिराज 2000। मिराज 2000 आखिरी जनरेशन का फ्रांसीसी जेट है। मीडिया के मुताबिक ये पहली बार था जब युद्ध में राफेल को नुकसान पहुंचा था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।